गेम ओवर या फिर गेम चेंजर। फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, और हाल में जो 4 नवंबर की हियरिंग हुई थी उसके बारे में भी मैंने रिसेंट पिछले कुछ वीडियोस में आपको सब कुछ बता दिया था। और अगली तारीख जो 26 नवंबर की आने वाली है उस दिन क्या हो सकता है वो भी हमने एक गेस कर लिया था, अनुमान लगा दिया था। बट उसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि 26 तारीख के पहले बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मैटर को थोड़ा और बेटर भी कर सकती हैं और खराब भी कर सकती हैं। तो ऐसी एक सिचुएशन या फिर एक न्यूज जानने को मिली है जो कि काफी बड़ी है और आपका जानना उसे बहुत जरूरी है। और शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो टेंशन मत लो, ये हमारे ही फेवर में हो सकती है। बात यह है कि एक ऐसा स्टेट है जिसका नाम है कर्नाटका, और इस स्टेट की गवर्नमेंट ने क्वेश्चन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जी हां, आपने सही सुना, स्टेट गवर्नमेंट ने क्वेश्चन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के फेडरल रीच पे, उनके डिसीजन मेकिंग पे। क्योंकि ऐसी कुछ चीजें रहती हैं जिस पर कंप्लीटली एक स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो क्या है ये सिचुएशन, उसी को समझने की पूरी कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्वेश्चन किया है, क्या वो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और वो क्या चीजें बेटर करना चाहते हैं। तो फिलहाल आपसे मैं बस इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को बैठकर आराम से पूरा देखिए ताकि सारा मैटर आपको समझ में आए। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष चौधरी और आज हम बात कर रहे हैं स्टेट वर्सेस सेंटर की। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि प्रोगा 2025 या फिर प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, इसके अगेंस्ट मल्टीपल पिटिशन फाइल हुए हैं मल्टीपल हाई कोर्ट में अपने इंडिया के, और वही सारी केसेस को ट्रांसफर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना था कि एक डिसीजन रहेगा वो सबके लिए रहेगा और सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब हमने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से एक सिंगल डिसीजन आएगा और उसी को सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब हाल में जो हियरिंग हुई थी 4 नवंबर को, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया है। वो जो पेटिशंस है उसमें कुछ सवाल पूछे गए थे और वो सवालों के जवाब 26 नवंबर के पहले यूनियन गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। अब वो तो चलो होता रहेगा, उनके सवाल जवाब चलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट इस लीगल बैटल में इन्वॉल्व हो चुकी है। एंड नॉट जस्ट कर्नाटका, कुछ सोर्सेस से हमको जानने को मिला कि तमिलनाडु की भी गवर्नमेंट इस लीगल बैटल में इन्वॉल्व होने वाली है। तो अलग अलग स्टेट्स की तरफ से जब प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली डिसीजन में कुछ तेजी हमको देखने को मिलेगी। आगे ये डिले नहीं होगा, ये ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी मैटर बहुत बड़ा हो चुका है। कर्नाटका के जो आईटी मिनिस्टर हैं प्रियंक गार्गे, उनके कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा इस नए गेमिंग एक्ट, नए गेमिंग बैन से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और कर्नाटका गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजंस में अपना हाथ डाल रही है जहां पर उन्हें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, जहां पर स्टेट का कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है और कंप्लीटली उन्हीं का ज्यूरिसडिक्शन आना चाहिए, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसे बेसिकली आप फेडरल ओवररीच कह सकते हो, जहां पर जिसकी जरूरत नहीं है वहां पर ये पहुंच रहे हैं। क्योंकि क्लियरली ये सारे रियल मनी गेम्स या फिर बेटिंग कह लो, कसिनोज कह लो, ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उन्हीं का डिसीजन रहता है कि उनकी स्टेट में ये अलाउड रहेगा नहीं रहेगा। अगर अलाउड रहेगा तो उस पर कितना टैक्स रहेगा वगैरह वगैरह। इस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की वजह से बहुत फर्क पड़ रहा है। ये जितने भी फैंटेसी एप्स, जितने भी रियल मनी गेम्स थे, जो कि एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, वो बंद हो चुकी है। इससे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू पर बहुत बहुत बड़ा असर पड़ रहा था। आपको मैंने पहले भी बताया था 20,000 करोड़ तक का टैक्स रेवेन्यू बनता था इन सभी गेम्स की तरफ से। तो आज आके बात यही आती है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो इतने हजारों करोड़ का टैक्स भरती थी, सारी चीजें रेगुलेटेड थी, सारी चीजें कंट्रोल्ड थी, फिर भी इस चीज को बंद कर दिया गया बिना कोई प्रॉपर डिस्कशन और मीटिंग्स के। और रिप्लाई में बस इनके पास कहने को इतना ही है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट तो अब तक इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, तो तुम लोगों ने अपने एप्स बंद क्यों किए? हमने तो कुछ नहीं किया, आपने अपने एप्स बंद कर दिए। ये था रिप्लाई उनका पिछले कोर्ट की हियरिंग में, और उसके पहले भी जो थी 7 अक्टूबर को, उस दिन भी कर्नाटका गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि कुछ रेगुलेशन सेट किए जाएं। उनका मानना है कि रेगुलेशन सेट करके चीजें ज्यादा बेटर हो सकती हैं, ना कि प्रोहिबिशन। मतलब चीजों को कंट्रोल रखें और उसको चलाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ना कि उसे कंप्लीटली बंद कर दिया जाए। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप कंप्लीटली बंद कर देते हो तो उसका ऑल्टरनेटिव पब्लिक एक्सपेक्ट करेगी। जो भी फैंटेसी यूजर्स हैं, जो भी रियल मनी गेम वाले यूजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे कमाने जाएंगे, और वो जहां पर भी जाएंगे वो कंप्लीटली इलीगल होंगे। क्योंकि जो लीगल ऑप्शंस थे आपने उन्हीं को बंद कर दिया, और जो इलीगल ऑप्शंस है वहां पर अभी हमारे इंडियन यूजर्स का पैसा डायरेक्ट होगा, वहां पर खर्च करेंगे और वहीं पर डूबेगा। तो उस
पर ना कोई कंट्रोल है, ना कोई रेगुलेशन है, और बेसिकली जिस चीज को हम रोकना चाह रहे थे उसको अभी बढ़ावा मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं बस इतना कह सकता हूं कि मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो मैटर बहुत बड़ा हो चुका है। और मैटर इस लेवल तक अगर पहुंचा है तो डेफिनेटली 26 नवंबर तक हमें कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज देखने को मिलेगी। बट फिर भी मैं कहता हूं अपने होप्स को ज्यादा ऊपर मत कीजिए, थोड़ा कम ही एक्सपेक्टेशंस रखिए। अगर ऑनलाइन गेम्स के फेवर में डिसीजन आ जाता है तो सारे एप्स धीरे धीरे करके चालू हो जाएंगे, चाहे वो आपका प्रोबो हो या फिर ड्रीम 11 हो या फिर एमपीएल हो, कोई भी सेक्टर का हो जो इस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की वजह से बंद हो चुका है वो आपको चालू होते हुए दिखेगा। बाकी बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका मानना यह है कि इस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की वजह से चीजें बेहतर ही हुई है, क्योंकि ये सट्टेबाजों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। मैं आपसे एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मान के चलो 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे गवा दिए, खो दिए, जस्ट बिकॉज उनके फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत खराब थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं इन्होंने फैंटेसी में या फिर पोकर में या फिर प्रोबो में यहां वहां अपने पैसे डुबाए हैं, कहीं पे भी डुबाए हो लेकिन डुबा दिए। अब उसी कॉइन का अगर आप दूसरा साइड देखोगे ना तो 10 लोग ऐसे हैं जो डेली अर्निंग बनाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग ये भी उतनी ही रिस्की है जितना फैंटेसी है, बट फिर भी लोग स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं लेकिन फैंटेसी को नहीं करते। और रही बात कमाने की, तो लोग वहां पर भी डेली बेसिस पर अपनी इनकम बनाते थे, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते थे और डेली प्रॉफिट्स बनाते थे। तो आप क्या चाहोगे, 4 लोग जिन्होंने अपने पैसे डुबा दिए उनकी वजह से ये सारी चीजों को बंद कर दिया जाए, या फिर उन लोगों के लिए चालू रखा जाए जिन्होंने सही फाइनेंशियल डिसीजन लिए, सही तरीके से चीजें ऑपरेट की और पैसे अपने बनाए, एक प्रॉपर इनकम सोर्स उसे बना दिया? तो आप किसके साइड हो, गलत लोगों के या सही लोगों के? कोई भी चीज को आपको एक टूल जैसे समझना है, उसका सही उपयोग भी कर सकते हैं और गलत उपयोग भी किया जा सकता है। एक हथौड़े से घर भी बनाया जा सकता है और घर तोड़ा भी जा सकता है। अब वो आपके ऊपर है, आप उसे किस तरीके से यूज करते हो। बाकी इस सिचुएशन रिलेटेड यही एक मेजर अपडेट है जो मैं सोच रहा था आपका जानना जरूरी है। आगे जो भी मेजर अपडेट ऐसी आएंगी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द करूंगा। तो एक चीज आपको भी करनी पड़ेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको एक नोटिफिकेशन आए और आप वो तुरंत देख लो। और वो तो चलो ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा, जिनको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता। तो ऐसे जो भी लोग रहेंगे उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो दोस्तों।